हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के बिहार स्पेशल सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आज जो हम लोग कि बिहार सामान्य ज्ञान का हमने जो PYQ है वो हम लोग कर रहे हैं इस बिहार स्पेशल सीरीज़ में। ठीक है, हमने ऑलरेडी जो बिहार SSC के एग्ज़ाम में पूछे हुए हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, इन सब के क्वेश्चंस कर लिए और इसमें हम लोग अब बिहार से संबंधित जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें हमने ऑलरेडी जो 2 वीडियो हैं वो अपलोड कर दी हैं। ठीक है, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप पूरा वीडियो देख लीजिए। बिहार SSC स्पेशल के प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। आप जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा है आप जरूर प्लेलिस्ट के उन सारे वीडियोस को देखिए। बिहार SSC और बिहार दरोगा या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, है ना, उन सब में ये बहुत हेल्प करेगा। वैसे तो हिस्ट्री पॉलिटी के जो वीडियोस है वो आपको आप किसी भी जीए कोई भी एग्जाम जहां GS पूछा जाता है उसमें तो आएगा, हाँ, लेकिन इसमें बिहार के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस जो है उसको मेनली रखा गया है। और इसके अलावा SSC की अलग से सीरीज स्टार्ट हो गई है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लोग SSC की तैयारी करें यानी सेंट्रल SSC CGL CHSL MTS, है ना, GD CPO, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आप वीडियो, उसका भी सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अगेन हम लोग जो है बिहार से संबंधित यानी कि बिहार के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको हम लोग करेंगे। ये सारे PYQ क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली, जिसमें हमने दो ऑलरेडी वीडियोस कर लिया है। ये इसका तीसरा और आखिरी वीडियो होगा और भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आगे के वीडियोस में जरूर आएंगे। अभी मैं जो BPSC का एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है तो उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, वो बहुत जल्दी वो भी स्टार्ट हो जाएगा। खैर आज जल्दी से चलते हैं और पहले क्योंकि हमें लगभग 70 क्वेश्चन, अराउंड 70 to 75 क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है, ठीक है, इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए, बिहार में प्रसिद्ध जो मंदागिरी जो हिल्स है या मंदिर है वो कहां स्थित है? ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो आपको मंदागिरी हिल्स है उसका वो दिखाया गया है। ये मंदिर कहां पर है? तो ये अगर वैसे जो लोग बिहार के वो जानते भी होंगे, ये जो है आपका भागलपुर से 50 किलोमीटर दूर बांका जिला में पड़ता है। तो ये कहां हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बांका में। तो कहां पड़ता है ये आपको बांका में पड़ता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये आपको मंदागिरी हिल्स है। ध्यान रखिएगा, बिहार से कई सारे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को जो है वो अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था? तो दरअसल हुआ क्या था कि ये जो जिला है, ये दरअसल जिला कौन सा है? सारण। यहां पर बहुत ज्यादा किसान विद्रोह देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था? बहुत ज्यादा जो है यहां पर किसान विद्रोह, है ना, भारी किसान विद्रोह देखने को मिला। बहुत सारे किसान विद्रोह, भारी किसान विद्रोह के कारण जो है इसको, है ना, अपराधियों का जिला, है ना, या अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था बिहार के अंदर। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे ये कौन सा जिला है? ये है सारण जिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहां आयोजित किया गया था, कहां मनाया गया था? देखिए, स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप जानते होंगे, आपने आधुनिक इतिहास में पढ़ा होगा, है ना, कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, है ना, उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय जो है बंगाल विभाजन होता है, हम सब ने पढ़ा है। ठीक है, और बंगाल विभाजन के बाद ही जो है भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। इसी के बाद शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी, है ना, आंदोलन शुरू होता है और इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वो रक्षाबंधन का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, ये यूनिटी को बढ़ाने के लिए, एकता को बढ़ाने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो ये बिहार में कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये जिला था दरभंगा। तो बिहार के दरभंगा जिले में आप देखिए, ये बिहार SSC इंटर लेवल जो पुनर्परीक्षा है उसका पूछा हुआ सवाल है। तो सवाल आपको बहुत सारे ही बिहार में पूछे हुए, अलग अलग एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, तो नीचे उसका एग्जाम का नाम भी मेंशन रहता है, आप वो भी देख सकते हैं। खैर, तो ये दरभंगा जिला था, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? देखिए, बिहार जैसे अगर आप सेंटर में देखेंगे तो नियुक्ति का काम मेनली कौन करता है? राष्ट्रपति करता है केंद्र में। और उसी तरह राज्य में जो नियुक्ति का मेनली काम है वो राज्यपाल के हाथों होता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे राज्यपाल। तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो और आपको पता ही है कि चीफ मिनिस्टर की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? देखिए, बिहार में जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो ये पहली बार लागू हुआ था 23 मार्च 1968 को, यानी 1968 23 मार्च
को लागू हुआ था। ठीक है, अगर आप राष्ट्रपति शासन की बात करें तो बिहार में अब तक जो है वो 8 बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो चुका है, 8 बार। अंतिम जो बार लागू हुआ था यहाँ पर ये 2005 में हुआ था। ठीक है, अंतिम लागू हुआ था यहाँ पर 2005 में लागू हुआ था और वो बहुत अच्छा खासा समय चला था। 262 डेज जो है इतने दिन चले थे। ठीक है, बात समझ में, 262 डेज जो है वो चला था आपका। तो ये बिहार में, ये हमने समझ लिया। अच्छा, राष्ट्रपति शासन चूंकि पॉलिटी का सब्जेक्ट विषय है, ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है ना। देखिए, सामान्यतः राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर संविधान में जो दिया व्यवस्था की गई वो ये है कि अगर कोई स्टेट है, कोई राज्य जो है वो संवैधानिक रूप से, वहाँ की सरकार जो है संवैधानिक रूप से राज्य को नहीं चला पा रही है, यानी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर अगर वहाँ पर देखा जा रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। बहुत बार ये इलेक्शन के बाद लागू होता है, क्योंकि अगर कोई एक दल को बहुमत नहीं मिलता और कोई भी दल या कोई अलायंस या कोई दल जो है वो सामने खड़ा नहीं होता, तो ऐसे में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाते हैं। संविधान में देखिए, जो ये इमरजेंसी का पार्ट है राष्ट्रपति शासन, दरअसल ये किसका है, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल का है ना। तो ये आपात काल जो है उससे संबंधित है। ठीक है, और भारत के संविधान में जो है वो 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है। आपने, है ना, एक जो हमारा है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, तो एक तो जो पहला है हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, जैसे आपने अगर इंदिरा गांधी वाला या आपने सुना ही होगा आपातकाल जो उन्होंने 1975 में लगाया था, वैसे 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। ये संविधान का जो अनुच्छेद है ना, है आपका 352 है, उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। ये पहला हो गया। दूसरा आपातकाल जो होता है उसी को हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा अनुच्छेद, है ना, ये हमें मिल जाएगा आपको अनुच्छेद कितना, तो 356 में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा जो होता है उसको वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। हम क्या कहते हैं उसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं, आपातकाल। ठीक है, तो इसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। और ये अनुच्छेद आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 360 में, 360 में मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं वित्तीय आपातकाल। तो 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जैसा मैंने कहा, अब तक ये जो 3 बार लागू हो चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। 3 बार कब कब, सबसे पहले 1962 भारत चीन जो युद्ध शुरू हुआ था उस समय, फिर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और फिर इंदिरा गांधी ने जो अपनी सत्ता बचाने के लिए 1975 में लागू किया था। ठीक है, ये 3 बार जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लागू हो चुका है, अलग अलग स्टेट में लागू हो चुका है, तो इसको इतना आप ये बिहार के किस वाला याद रख लीजिए। ठीक है ना। और वित्तीय का ये अगर बात करें, ये अब तक लागू नहीं हुआ है, यानी वित्तीय आपातकाल जो है वो अब तक, है ना, अब तक नहीं लागू हुआ है। बात समझ में आ रही है, अब तक नहीं। ठीक है, क्लियर है, तो ध्यान में रहेगा। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट मतलब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान में रखिए। और ये याद रखेंगे, बिहार में अब तक 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो ये जिला हो जाएगा आपका कटिहार जिला। ठीक है, बिहार का कटिहार जिला जो है वो जूट उत्पादन में आगे है। अच्छा, आप लोग ये बताएंगे कि भारत में कौन सा राज्य जो है वो जूट उत्पादन में सबसे आगे है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कमेंट जरूर करिए, इससे आप क्लास से ज्यादा जुड़ पाएंगे और आपको फायदा भी होगा। अगर आप क्लास देख रहे हैं फिर जरूर कमेंट करिए, है ना। आप क्लास को पूरा देखते हैं तो क्लास जरूर वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लेकिन कमेंट आप जरूर करिए, कंपलसरी है, इससे आप कनेक्ट हो पाएंगे, मैं भी आपके साथ कनेक्ट हो पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था, यानी बिहार से कहां से, तो ये आपको पता होगा कि वो बिहार के आरा से जो है वो उन्होंने जो है विद्रोह का 1857 के विद्रोह का जो है समर्थन किया था। बाबू कुंवर सिंह के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कहानियां भी हैं, और बिहार के एग्जाम में बाबू कुंवर सिंह से कई सारे सवाल
पूछ लिए जाते हैं, तो आप उनके बारे में ज़रूर पढ़ लें, ठीक है ना। और अभी एक सवाल आप अगर बिहार का एग्जाम होगा तो वो उनके बारे में आना ही है, और वो है कर्पूरी ठाकुर जी। अभी आपको पता है कि हाल फिलहाल में उनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल रहा है। बिहार के वो 2 बार मुख्यमंत्री 1971 में रहे थे, ठीक है, और फिर 1970 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के, है ना। 1952 से वो सांसद भी, ये विधायक भी रहे थे, एमएलए भी रहे थे, कभी हारे भी नहीं, है ना। सांसद का इलेक्शन उन्होंने हारा था। अगर आपको इससे संबंधित जानकारी और चाहिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, है ना। और वो मेरे एक अलग चैनल, मेरा खुद का ही चैनल है, तो एक अलग चैनल पर वहाँ डिस्कशन वीडियोस रहते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग चैनल बना हुआ है, लर्न विद ज्ञानेश्वर के नाम से। आप लोग वो सर्च भी कर सकते हैं, और वहां पर बहुत सारे डिस्कशन वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। खैर, तो हमारा अगला सवाल है कि नवनिर्मित जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके विजिटर कौन थे, ठीक है। तो देखिए, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो 2014 से शुरू हुआ। यहाँ पर 2014 से फिर से सेशन शुरू किया गया, पढ़ाई एक तरह से शुरू हुई, है ना। अब नालंदा के बारे में आप जानते भी होंगे कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये तो अभी नवनिर्मित की बात हो रही है। अगर पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो हम सबको पता है कि ये 5वीं शताब्दी में बना था, ठीक है। 5वीं शताब्दी में, है ना, ये इसको कुमार गुप्त ने बनवाया था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के एक शासक थे कुमार गुप्त, ठीक है। तो कुमार गुप्त ने बनवाया था, ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। फिर आपको पता होगा 1193 में 1193 में जो है बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था, बख्तियार, है ना, खिलजी के द्वारा इसको तहस नहस कर दिया गया। खिलजी के द्वारा इसको जो है नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। यहीं पर हुएनसोंग और इत्सिंग जैसे बुद्धिस्ट यात्री आए थे, है ना। यहाँ पर हुएनसोंग हो, ठीक है, हुएनसोंग हो। इसके अलावा बिहार में ये जो है इत्सिंग, है ना, एवं जो है इनके बारे में पूछ लिया जाता है ना, जो इत्सिंग है, ठीक है। इन्होंने आकर के बौद्ध धर्म की यहाँ पर जो है वो जानकारी या ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, ये हम जानते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा जो है पुनः जो है 2000, अब ये जो नवनिर्मित आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये आपको 2014 से फिर से देखने को मिला। पुनः जो है 2014 में ये फिर से जो है आपका शुरू होता है। बात समझ में आ रही है। तो करीब करीब आप देख लीजिए 800 साल बाद जो है ये विश्वविद्यालय फिर से शुरू होता है। और इसके जो पहले विजिटर बनते हैं, ठीक है, वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते भी होंगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है इसके विजिटर बनते, ठीक है। फिर ये दोनों कौन है जो तस्वीर में दिखा रहे हैं? देखिए, इन दोनों का आपने देखा जरूर होगा शायद, और जो लोग नहीं जानते मैं बता दूंगा। ये है अमर्त्य सेन, ठीक है। ये कौन है? अब इनके बारे में, अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य, है ना, सेन। अब इनके बारे में आप जानते होंगे, भारत की तरफ से अर्थशास्त्र में पहला नोबेल प्राइज जीतने वाले व्यक्ति हैं। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इनको नोबेल प्राइज जो है वो कौन से वर्ष में मिला था। ये तो मैंने बता ही दिया कि अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। 2 लोगों को मिल चुका है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज, है ना। अभिजीत बनर्जी जो है उनको भी मिल चुका है, ठीक है, लेकिन उनको बाद में मिला ऑब्वियसली। तो अमर्त्य सेन को पहले मिला। और ये जो आप देख रहे हैं इनका भी नाम आपने सुना होगा, ये है अरविंद पनगड़िया जी। ये कौन है? तो ये अगर बात करें तो ये है अरविंद, है ना, अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। इनकी तस्वीर यहां पर क्या कर रही है, ठीक है, पनगड़िया, है ना, सॉरी, पनगड़िया, है ना, पनगड़िया या पनगढ़िया भी लिखा जाता है। तो अरविंद पनगढ़िया जी, ठीक है। देखिए, दरअसल क्या है, ये दोनों ही यहाँ के चांसलर हैं। ये जो है पहले, यानी कि नवनिर्मित जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसके पहले चांसलर जो है अमर्त्य सेन को बनाया गया, ठीक है। और इसके वर्तमान जो चांसलर हैं वो हैं आपके, है ना, जो है अरविंद पनगड़िया जी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि नव नालंदा जो विश्वविद्यालय, उसके विजिटर एपीजे अब्दुल कलाम रहे थे। पहले चांसलर जो हैं वो अमर्त्य सेन रहे, और दूसरे चांसलर जो हैं वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते भी हैं, ये बहुत बार आपको न्यूज़ में देख जाएंगे, नीति आयोग वाला न्यूज़ हो, फाइनेंस कमीशन का हो, इन सब में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहे बिहार में लगभग कितने क्षेत्रों पर जो है वो कृषि कार्य होता है? तो बिहार के कितने क्षेत्रों पर लगभग कृषि कार्य होता है? तो ये क्षेत्र कितने? ये क्षेत्र है आपका 60% ना। तो 60% क्षेत्रों पर जो है वो आपको यहाँ पर कृषि कार्य देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। कह रहा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? अभी जस्ट हमने बात की थी, ये कुमार गुप्त थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए।
कह रहा है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो मुंगेर किसकी राजधानी थी, तो कौन से शासक की इसमें बात करें, तो देखिए ये शासक था मीर कासिम। अगर आपको पता हो तो ये मीर जाफर के बाद, ठीक है, मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बना था, के बाद है ना बंगाल का नवाब, ठीक है। और मीर जाफर बना था किसका, सिराज उद्दौला, जो पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से हारे थे, सिराज उद्दौला, उनका भी नाम यहां पर दिया हुआ है। उनके बाद बने थे मीर जाफर, और मीर जाफर के बाद बने मीर कासिम, ठीक है। तो मीर जाफर के बाद बंगाल कि नवाब ये थे, ठीक है, नवाब इनको बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने बाद में जो है मुर्शिदाबाद से, कहां से, मुंगेर को राजधानी बनाई थी, मुर्शिदाबाद, पहले इनका जो है मुर्शिदाबाद राजधानी थी, ठीक है, राजधानी थी बंगाल की, ठीक है, और इसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया, तो राजधानी पहले मुर्शिदाबाद थी, ठीक है, मुर्शिदाबाद, और उसको शिफ्ट कर दिया कहां पर, तो मुंगेर शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। और मीर कासिम, अगर आपको याद हो, बैटल ऑफ बक्सर, जो यानी बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, उसमें मीर कासिम और 2 लोग और भी थे, यानी 3 लोगों की संयुक्त सेना थी। तो मीर कासिम का संबंध जो है बक्सर के युद्ध से भी है, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध भी यहां आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, सॉरी, तो है ना। तो बक्सर के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो यहां हो गया बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था, ये हुआ था 1764 में, है ना, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। और इस युद्ध में जो है आपको पता है कि संयुक्त आर्मी थी, है ना, मीर कासिम थे जो संयुक्त आर्मी थी, ठीक है, संयुक्त आर्मी, जैसा मैंने कहा, है ना, संयुक्त सेना जिसको बोले, सॉरी, संयुक्त, है ना, संयुक्त सेना जो है ना, और संयुक्त सेना, उसमें एक तो थे मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम थे, है ना। तो संयुक्त सेना की अगर बात करें, और दूसरी साइड तो अंग्रेज थे ऑब्वियसली, तो यहां थे मीर कासिम, ठीक है। और कौन थे मीर कासिम के साथ, तो शुजा उद्दौला, अवध के नवाब जो है शुजा उद्दौला थे, ठीक है, शुजा उद्दौला अवध के नवाब, ठीक है। और इनके साथ साथ में थे, है ना, मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, ठीक है। तो ये थे, है ना, शाह आलम, है ना, शाह आलम सेकेंड, ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो है, सेकंड जो है वो थे। इन तीनों की संयुक्त आर्मी थी। और दूसरी तरफ कौन थे, हेक्टर मुनरो ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे और उसको डिफीट किया। और दूसरी तरफ वर्सेस चल रहा था, इधर कौन थे, इधर थे ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिश ने इन पूरी ये जो संयुक्त आर्मी है उसको हरा दिया, ठीक है। और ये जो है इंडियन हिस्ट्री, इंडिया का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से ब्रिटिश शासन की शुरुआत जो है, इससे पहले पलासी का युद्ध और फिर ये युद्ध, ये दोनों, और खास करके युद्ध बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, है ना, क्योंकि इसी के बाद जो है जो अंग्रेज हैं उनको बंगाल वाले क्षेत्र जो है वहाँ की दीवान, यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो है वो अधिकार मिल गया, और उसके बाद वो सत्ता में बहुत आसानी से काबिज हो गए, ठीक है। तो ये कहानी थी आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बाकी सिराज उद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो है वो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगर यहाँ पर ध्यान रखें, यह है सिराज उद्दौला, और 1757 क्या हुआ था, पलासी का युद्ध, है ना। ये तो उस समय बंगाल के नवाब थे। इन्हीं के बारे में मैंने बताया भी था आपको, है ना, कि इनके बाद मीर जाफर और मीर जाफर के बाद मीर कासिम बने थे। तो पलासी का युद्ध इनसे संबंधित है। तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच हुआ था, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, ठीक है। आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये है फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। साहित्य, जब हिंदी साहित्य की बात आती है तो ये उन व्यक्तियों में से एक है जिनका नाम आना जो है वो आना ही आना है, मतलब इनके नाम को हटाया नहीं जा सकता। कारण है कि इन्होंने साहित्य की एक विधा है जिसको कहा जाता है आंचलिक उपन्यास, है ना। आंचलिक, जो साहित्य की एक विधा जो है आंचलिक उपन्यास, ठीक है, उसके इनको, है ना, उसका इनको एक तरह से पितामह या, है ना, जन्मदाता ही कहा जाता है। आंचलिक उपन्यास के, है ना, इनको जन्मदाता के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन्होंने आंचलिक उपन्यास में एक अलग ही तरह लेवल का काम किया, ठीक है। और इनका जो एक आंचलिक उपन्यास सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो हर व्यक्ति के लिए पढ़ने लायक है, यह है मैला आंचल, है ना। तो वो है आपका कौन सा, तो आपका है ना, मैला आंचल, ठीक है, मैला आंचल, ठीक है। तो ये जरूर मस्ट रीड वाली बुक है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, फणीश्वर नाथ रेणु की। इनका संबंध कौन से जिले से, इनका संबंध जो है वो पूर्णिया जिले से है, ठीक है। ये बिहार का सौभाग्य है कि बिहार में ऐसे लेखक हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। तो जब प्रमंडल की बात आती है तो बिहार में कितने हैं, 9 कुल प्रमंडल है। यहां आप मैप भी देख रहे हैं और उन 9 प्रमंडल में पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध, ये 9 जो हैं वो प्रमंडल बिहार में है। ठीक है, और फिर 9 जो प्रमंडल है उसमें वो टोटल 38 जिले आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम, जैसे अगर आप देखेंगे तो भागलपुर प्रमंडल में 2 ही जिला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखें जो क्या बोलते हैं, ठीक है, कोसी प्रमंडल है उसमें सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आपको 3 दिख जाएंगे जिले। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा आप पटना प्रमंडल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है टोटल 9 प्रमंडल है। आप मैप देख लीजिए, आप ये याद जरूर कर लीजिए कौन से प्रमंडल में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, खास करके अगर आप बीपीएससी सब की तैयारी करते हैं या एग्जाम देते हैं तो जरूर कर लीजिए। 2001 की जनगणना, अच्छा 1 की जनगणना का ये डेटा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूं कि ये 2008 का बहुत पुराना क्वेश्चन भी है। ठीक है, थोड़ा चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। देखिए पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है वो 1916 में हुई थी। कब हुई थी, 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, और ये हुआ था 3 फेब को, है ना। तो 3 फेब जो है ना 1916 को पटना हाईकोर्ट जो है उसकी स्थापना होती है। तो बहुत पुराना हाईकोर्ट भी है ये भारत के अंदर। ठीक है, चलिए वैसे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तो सबको ही जानते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ हैं अभी। ठीक है, और पटना हाईकोर्ट के कौन है आप बताइएगा कमेंट में। बिहार राज्य विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना, ये तो बहुत बार आ चुका है कि ये नवंबर 2000 में, है ना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा तो इसको लेकर के पूरा एक डिटेल डिस्कशन भी मैंने किया हुआ है। आप तस्वीर यहाँ देख रहे हैं, ये बात हो रही है किनकी, गुरु गोविंद सिंह जी की। तो इनकी जन्मभूमि जो है वो पटना पाटलिपुत्रा में इनकी जन्मभूमि है ना। और इनका जन्म जो है वो 1600, है ना, जन्म की अगर बात करें तो 1666 में इनका जन्म हुआ। ये सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। ठीक है, ये सिख धर्म के जो है ना 10वें गुरु हैं। ठीक है, इनके पिताजी 9वें गुरु थे। ठीक है, जो गुरु तेग बहादुर थे, है ना, जिनको हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। ठीक है, तो ये 10वें गुरु हैं। इसके अलावा इन्होंने एक खालसा पंथ की शुरुआत की थी, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खालसा जो मार्शल आर्ट वाला है, खालसा पंथ। ठीक है, तो उसकी शुरुआत की थी और ये हुआ था 1699 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो इनके बारे में कही है और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड जो गुरु में से एक है। पहले गुरु सब जानते हैं गुरु नानक देव है, इसमें 5वें गुरु अर्जन देव जी बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अगला सवाल है बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। मतलब अगर बिहार की बात करें तो उसकी सीमा जो कितने राज्यों से सटती है। तो बहुत आसान सवाल है, वो 3 ही राज्य हैं आपका। पूरब में पश्चिम, मतलब पूर्व में जो है वेस्ट बंगाल है, उसके पश्चिम में अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है और नॉर्थ में तो नेपाल है। तो राज्य पूछेगा तो 3 ही राज्य हो जाएंगे। इसमें आप बिहार का मैप, मैंने बिहार से रिलेटेड डिटेल वीडियोस जो है बिहार को लेकर की जो पूरी जानकारी है, उसका सेंसस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सारे मैंने जो है बिहार स्पेशल वाले बैच में डिस्कस किए। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने वो सारे वीडियोस डाल दिए हैं। आप ज़रूर, जो लोग नहीं देखें, जो लोग नए हैं चैनल पर, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बिहार में 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके सेनानायक वीर कुंवर सिंह, इनका जो है कहा जाता है कि स्वर्गारोहण जो है वो इनमें से कौन सी तिथि को जो है उनका स्वर्गारोहण हुआ। मैंने कहा भी था कि वीर कुंवर सिंह के बारे में आप जरूर स्टडी कर लीजिए, उनसे संबंधित कई सारे सवाल बनते हैं और मैंने पहले भी इससे पहले क्वेश्चन में कहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध, फिर वही सवाल है 1857 का विद्रोह, है ना। तो एक ही सवाल कई बार उसी से रिलेटेबल सवाल है। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध जो पूसा कृषि संस्थान है, कहा जा रहा है कि ये किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम पर है। तो ये तो अमेरिका हो जाएगा। ये जो पूसा कृषि संस्थान है वो अमेरिका के वैज्ञानिक के नाम पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में
जिला में आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो बिहार का कौन सा जिला है? ये जिला है आपका बांका, ठीक है, झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। जो छोटा नागपुर की पहाड़ियां हैं, ठीक है, आपको पता है कि उसका विस्तार बिहार में भी है, ठीक है, और उससे सटा हुआ क्षेत्र जो है वहां पर आपको आदिवासी मिल जाएंगे। बांका जिला जो है उसमें सबसे ज्यादा आदिवासियों की आबादी देखी गई है, ठीक है। ये पुराना डेटा, एक्चुअली ये जो डेटा है ना, देखिए ये 2007 का क्वेश्चन था एक्चुअली, तो 2007 थोड़ा पुराना डेटा है, ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं आप। बिहार राज्य से लोकसभा की कितनी सीटें? ये तो कई बार आता है, ठीक है। लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं। राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो 16 सीटें हैं। विधानसभा की अगर बात करेंगे तो ये आपको 243 सीटें हैं, ठीक है। ये सब जानते ही हैं। अभी चूंकि बिहार में सत्ता का भी परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना। मुख्यमंत्री सेम ही रहते, सत्ता बहुत ज़्यादा बदलती है। अभी नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार में 9वीं बार जो है सीएम के पद के पर उन्होंने बेसिकली वो सीएम बने, पद की शपथ ली है कि सबसे ज़्यादा बार। वैसे आपको अगर पता होगा, ठीक है, कि बिहार में सबसे लंबे समय तक जो चीफ मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे पूरे देश में अगर बात करेंगे, क्या आप लोगों को पता है कि जो पूरे भारत की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन है? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन है। वैसे मैं इसका आंसर कमेंट में आपको कर दूंगा, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। खैर, तो बिहार में जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर अभी ये होंगे। इससे पहले श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उनका रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी ने तोड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार ने खुद का जो एक और अलग रिकॉर्ड बनाया वो यही है कि वो 9 बार मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली है ना, इस शासन में, ठीक है। 17 वर्ष से ज्यादा का उनका शासन हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। वो सवाल तो हमने डिस्कस कर लिया था, आई थिंक नहीं किया था। अच्छा, मंगल पांडे किस राज्य के थे? देखिए, मंगल पांडे आपको 1857 की क्रांति, इससे पर बनी फिल्म भी है, ठीक है। तो उस पर मंगल पांडे की पूरी कहानी यहीं से तो विद्रोह शुरू हुआ था। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। जो इनफील्ड राइफल है ना, उसमें जो कारतूस जो लगाया जाता था उसमें चर्बी की बात कही गई थी, फिर उसका विरोध शुरू हुआ। मंगल पांडे उस समय इसमें सूबेदार थे, आई थिंक, ठीक है, और उन्होंने इसका विद्रोह किया था, है ना। उनको तो खैर फांसी दे दी गई थी, ठीक है, और उसके बाद यह आंदोलन बढ़ता गया, ठीक है। फिर ये आंदोलन मेरठ पहुंचा, मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से फिर पूरे नॉर्थ इंडिया में ये स्प्रेड हुआ। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ है? अभी जस्ट बात हुई थी, गुरु गोविंद सिंह जो है उनका जन्म जो है पटना में, पटना साहिब जो आप जानते हैं वहीं पर हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी गुरु नानक पहले गुरु थे, है ना। ये गुरु नानक जो है वो पहले गुरु थे, फर्स्ट गुरु थे। इनको सिख धर्म के संस्थापक कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर जो कि गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे, ये 9वें गुरु थे। गुरु अर्जन देव का भी बहुत नाम रहता है, ये 5वें गुरु थे। तो ये सब भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। कह रहे हैं बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल या सेतु कौन सा? ये तो बहुत साधारण सवाल है। महात्मा गांधी सेतु, पटना गए हैं, महात्मा गांधी सेतु तो जरूर क्रॉस किया ही होगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी सेतु बहुत लंबा है, ये 5750 मीटर लंबा, यानी 5 किलोमीटर, लगभग 6 किलोमीटर हो गया, मतलब 5.7 किलोमीटर, 75 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बिहार में जमींदारी प्रथा जो है ये कब समाप्त हुई? देखिए, बिहार में जो जमींदारी प्रथा है ना, ये 1956 में, 1956 में शुरू की गई थी। और आपको पता है जमींदारी ये इसको लेकर के भूमि दान, वैसे आगे क्वेश्चन, चलिए मैं आगे ही बता दूंगा, आगे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आई थिंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोबा भावे की मैं बात कर रहा था, वो आगे है। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? ये तो सब जानते होंगे, ये कृषि, क्योंकि बहुत समय तक अभी भी ये कृषि ही है ना। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक देखने को मिलता है? जाहिर सी बात है, ये उत्तर बिहार में ये देखने को मिलता है। उत्तर बिहार में बहुत सारी नदियां हैं जिसके कारण बाढ़ आता है। आपको पता ही है बिहार का शोक जो है वो कोसी को कहा जाता है, तो उसमें एक नदी तो कोसी हो गई, लेकिन सिर्फ कोसी से ही नहीं आता, और नदियां जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। कोसी के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है गंडक है, बागमती है, ठीक है, घाघरा है, इन सबका पानी भी यहाँ आता है, ठीक है। तो आपका गंडक है ना, गंडक है, उसके अलावा घाघरा है, ठीक है, घाघरा है ना, बागमती है, ये सब रिवर है ना, बागमती है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जरा देखते हैं। सरकार के मध्याह्न भोजन योजना लागू की कहाँ है? तो आपको पता है ये मिड डे मील जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसकी शुरुआत तो प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। और मिड डे मील योजना बहुत पुरानी है, ये
अगस्त है ना 15 आई थिंक 15 अगस्त है ना 15 अगस्त 1995 1995 में मिड डे मील जो है वो स्कूल में शुरू किया गया, ठीक है। ये बच्चों को न्यूट्रिशन मिल सके उसको लेकर के ये शुरू किया गया था, ठीक है, और बच्चे ज़्यादा ज़्यादा स्कूल में से जुड़े रहे, ठीक है। आगे बढ़ते, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर भी लागू कर दिया गया। ये कौन से ईयर में ऐसा किया गया था? देखिए ये किया गया था 1940 है ना 8 में किया गया था, 1948 में जो है ऐसा किया गया था, है ना, कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मिनिमम वेज एक्ट है, ठीक है, उसको कृषि पर एग्रीकल्चर पर भी लागू किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते, देखिए इन्हीं की मैं बात भी कर रहा था। भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए भूदान आंदोलन चलाया था, और ये चलाने वाले कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, है ना। इनकी बहुत बड़ी देन है कि आज जो आप देख रहे हैं जो लोगों के पास ज़मीन है, ठीक है, यानी किसानों को है ना ज़मीन का हक जो है वो दिलाया, जो भूमिहीन किसान थे उनको भूमि दिलाने में बहुत बड़ा योगदान जो है आचार्य विनोबा भावे का और इनके इस भूमिदान आंदोलन का भी था, ठीक है। भूदान आंदोलन क्या था? बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था कौन है? इससे साधारण क्या ही होगा, पटना। आपको पता है इसकी शुरुआत तो हरियंक वंश या जो महाजनपद हमने पढ़ा है वहां से इसका देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1943 में बहुत भयंकर जो है अकाल आया था। वो कहाँ आया था? वो बंगाल में आया था ना, बंगाल में आया था, और लगभग 30 लाख लोग जो हैं इसमें पेरिस हो गए थे, यानी मर गए थे, ठीक है। 30 लाख लोग जो हैं इसमें मारे गए थे। बहुत बड़ा, मतलब भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अकाल जो है वो ये 1943 में बंगाल में आया था। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये नदी आपको पता होगा गंगा है। बिहार में गंगा के अलावा आप देखते हैं बिहार वो बीचों बीच बिहार में गुजरती है ना। 445 लगभग किलोमीटर जो है वो गंगा की लंबाई है, ठीक है। अच्छा, बिहार में जो गंगा नदी है वो कितने जिले से होकर के पास करती है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। जो बिहार स्पेशल के जो पहले वीडियोस है, ठीक है, और उसमें मैंने एक वीडियो बिहार के बारे में, बिहार जानकारी के बारे में डिटेल वीडियो डाला है, वहां भी मैंने इसके बारे में मेंशन किया। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि गंगा नदी, ये पूछा हुआ सवाल है, बीपीएससी में पूछा हुआ है और बिहार के अन्य एग्जाम में पूछा हुआ है कि गंगा नदी जो है वो बिहार के कितने जिलों से पास होती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, पटना नगर निगम की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। पटना नगर निगम की स्थापना, ध्यान रखेंगे, बिहार बोर्ड के बुक में आपको ये मिल जाएगा। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन, अब इनके बारे में कौन नहीं जानता होगा, है ना। अगर आपने इतिहास थोड़ा भी पढ़ा है तो ये व्यक्ति आपको जरूर पता होंगे, चाहे बिहार का इतिहास बात कर ले या भारत का इतिहास की बात कर ले। ये है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक इनकी उपाधि भी इनको मिली थी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े नेता, जेपी इनको शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। वो 1774 में इन्होंने छात्र आंदोलन किया था। ये आंदोलन दिल्ली तक पहुंचा था। इंदिरा गांधी को गद्दी से हटाने की भी मांग की गई थी, है ना, इस आंदोलन में, है ना। और इंदिरा गांधी ने इसके बाद ही, कहा जाता है कि इस आंदोलन के कारण ही उन्होंने जो है देश में आपातकाल की घोषणा भी की थी। 1975 में आपको पता होगा आपातकाल, जेपी को जेल में डाल दिया था, ठीक है। तो जेपी आंदोलन, जेपी का बहुत बड़ा नाम है। ये तो लोकनायक है। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में मैंने कहा था, उनको जननायक कहा जाता है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहता है, लेकिन जननायक किसको बोलते हैं? तो ये कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, ठीक है। और इनके बारे में मैंने कहा, वीडियो नीचे लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिए। जो लोग भी राजनीति या बिहार से हैं तो बिहार के बारे में जानना है तो आप जरूर जो है उनके बारे में जानिए। कर्पूरी ठाकुर उन लीडर, इनके किस्से कहानियाँ, इतनी खूबसूरत कहानियाँ हैं, किस तरह से उन्होंने फटे धोती कुर्ता चप्पल में जो है रहकर बिहार की राजनीति को बदला, इसको जानने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, है ना। उनको जरूर देखिए, कर्पूरी ठाकुर का पूरा इतिहास, ठीक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा किसका हो सकता है? पटना का ही हो सकता है। पटना से ज्यादा किसका ही होगा? आगे बढ़ते हैं, कह रहे बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाई जाती है? यहां पर आप देखते हैं अदृश्य, है ना, जो नहीं दिखती है ना, अदृश्य एवं मौसमी सीजनल बेरोजगारी, ठीक है। बिल्कुल यही बिहार में देखने को मिलता है, ठीक है। और अदृश्य बेरोजगारी का सबसे अच्छा उदाहरण है वो कृषि, जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग जो है कृषि कार्य में लगे हुए, मतलब जिस खेत को संभालने के लिए 2 लोग काफी हैं वहां पर 10-10 लोग काम कर रहे हैं। तो इसको
अदृश्य बेरोजगारी जो है वो कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। अब मौसमी बेकारी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन जो है वो क्या है, वो कुएं और नलकूप है, ठीक है। तो ये अभी भी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है बिहार में। बिहार के कृषक मजदूर कैसे हैं, ये तो बहुत साधारण सी बात है भाई, अशिक्षित हैं। यहाँ पर जो लेबरर्स हैं उनका बहुत बड़ा सेक्शन अशिक्षित ही है। निम्नलिखित में कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में गन्ना उत्पादन में सबसे जो आगे वाला जिला है वो जिला आपका कौन सा है, तो वो है पश्चिम चंपारण। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे भारत का कौन सा राज्य जो है वो गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है। भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य, ठीक है। ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन सा राज्य जो है गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है। कमेंट में जरूर बताइए, आंसर मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से कहे जाते हैं। आपको पता हो, अगर बिहार का मैप देखेंगे तो ये जो आपका ये क्षेत्र है, ये जो आपका कौन सा क्षेत्र है इधर, ठीक है, वेस्ट चंपारण, तो वहां पर जो है आपको शिवालिक श्रेणियां देखने को मिलेंगी और उसमें सोमेश्वर की पहाड़ियां आपको दिख जाएंगी। तो सोमेश्वर की पहाड़ियां जो है वो इसी का हिस्सा हैं। गिरमिटिया मजदूर, बिहार के गिरमिटिया मजदूर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये बिहार के कौन से क्षेत्र से, तो ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से जो है वो भेजे जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। शाही लीची, जिसको जीआई टैग भी मिला है, तो ये मुजफ्फरपुर का बहुत प्रसिद्ध, आपको पता है शाही लीची पूरी दुनिया में फेमस है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, बिहार में और कौन से, इसको 2018 में जीआई टैग मिला था, बिहार में और कौन से उत्पाद हैं जिसको है ना जीआई टैग मिला है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार में ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध पहले से ही रहा है। देखिए, बिहार में 19वीं शताब्दी से ही जो है वो ठुमरी गायन का प्रचलन देखा गया है और वो 19वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा भी था, वो था गया वाला क्षेत्र, ठीक है। तो गया का क्षेत्र जो है वो ठुमरी गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा, ठीक है। और ठुमरी गायन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसा मैंने कहा यहां पर बिहार की जो एक शैली है, ठीक है, उसको गोहर वाणी कहते हैं, है ना। तो ठुमरी गायन की जो बिहार शैली है ना, बिहार की शैली है ना, बिहार की जो शैली है, ठीक है, बिहार की शैली, इसको हम लोग गोहर है ना क्या बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, तो गोहर वाणी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको, गोहर वाणी, ठीक है, ध्यान में रहेगा। इसको हम लोग गोहर है ना, तो गोहर वाणी कहते हैं, गोहर वाणी, ठीक है, ध्यान में रहेगा। अच्छा, ये जो आपका ठुमरी गायन है, इसमें कौन से रस की प्रधानता होती है, तो ये श्रृंगार रस पर है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से श्रृंगार जो रस है उससे श्रृंगार रस जो है उससे है, ठीक है। तो श्रृंगार रस ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कौन है, ये तस्वीर है गिरिजा देवी का, है ना। ये तस्वीर जो है ये आपका गिरिजा देवी का है, ठीक है। अच्छा, गिरिजा देवी कौन है, इनको ठुमरी की रानी कहा जाता है, ठुमरी क्वीन कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है भाई, ये याद रखिएगा, ये एसएससी के भी एग्जाम में कितनी ही बार ये पूछा गया इनके बारे में। तो इनको ठुमरी की रानी कहा जाता है, ठुमरी की रानी, ठीक है। इनको है ना जो है पद्म, ये इनको तो जो तीनों ही पद्म अवार्ड है, यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड भी इनको मिल चुका है, ठीक है। तो ठुमरी की रानी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। ये है गिरिजा देवी, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमने बहुत सारी चीज देखी। आगे क्या है, आगे ध्रुपद गायन में कौन सा जगह प्रसिद्ध है। बिहार की जब बात करता है तो ध्रुपद गायन में दरभंगा जिला जो है आपका बहुत प्रसिद्ध है। और दरभंगा जिला के ये एक ध्रुपद गायक हैं, ठीक है, इनका नाम जो है वो है अभय है ना नारायण, ठीक है। इनका देहांत वैसे हुआ है ना पिछले ही साल, आई थिंक, ठीक है, 2023 में, अभय नारायण, ठीक है जी। तो अभय नारायण, सॉरी, है ना। तो यह है अभय नारायण। तो इनका नाम जो है आप ध्यान में रखेंगे, अभय नारायण मलिक इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो अभय नारायण मलिक जो है वो दरभंगा से हैं और क्या है, ध्रुपद गायन में जो है इनका बहुत बड़ा नाम रहा, इनके परिवार का भी नाम रहा है। तो इनके बारे में बिहार के एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन सवाल पूछे जा सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, या तस्वीर ही आप देख रहे हैं, बिस्मिल्लाह खां के बारे में तो खैर आपने सुना ही होगा, है ना। ये
उन लोगों में से एक हैं जिनको भारत के चारों जो सबसे बड़े सम्मान है वो दिए गए हैं, ठीक है। यानी इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये सारे ही अवार्ड जो है इनको मिल चुके हैं, ठीक है। और ये शहनाई वादन आप यहाँ पर देख भी रहे, ये जो बाजार है ये है भाई शहनाई, तो शहनाई वादन से इनका संबंध है, ठीक है। किनका? तो वो है आपके, है ना, वो है हमारे बिस्मिल्लाह खां जी, बिहार से इनका संबंध है। तो इनका जन्म स्थान जो है वो बिहार रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे। अब बिहार में भी कहा तो बक्सर का डुमरांव जो क्षेत्र है वहां पर, तो बिहार में भी अगर आप ध्यान में रखना चाहें तो बक्सर का डुमरांव, है ना, तो बक्सर का जो डुमरांव वाला क्षेत्र है, डुमरांव, ठीक है, वहां पर आपको दिख जाएगा बक्सर का डुमरांव, ठीक है। तो ये दिख जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल, तो ये हमने देखा, तो इनको चारों ही जो अवार्ड्स हैं, ठीक है, भारत के, यानी कि इनको मैंने अभी जो कहा भी था, इनको पद्मश्री, ठीक है, इनको पद्मश्री, है ना, पद्मश्री, इनको पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, विभूषण, और इनको भारत रत्न जो है वो मिल चुका है। साथ में भारत रत्न भी मिला है। अभी तो भारत रत्न बिहार के एक और व्यक्ति को मिल चुका है ना। भारत में 3 लोगों को, सॉरी, अच्छा एक चीज़ ये भी जानकारी लायक चीज़ें आप जान लीजिए, बिहार में 3 लोगों को अब तक भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। और वो 3 लोग कौन कौन से हैं? उनमें से एक तो बिस्मिल्लाह खां है, ठीक है, एक आपके राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। एक व्यक्ति अभी जो है कौन बने, कर्पूरी ठाकुर भी जो है, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न तीनों जो है ये मिला है इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है भिखारी ठाकुर का नाम किस विधा में प्रसिद्ध है? अब भिखारी ठाकुर का नाम तो इतना बड़ा है, खास करके जब बात भोजपुरी की आती है तो इनको भोजपुरी का पितामह भी कहा जाता है, या फिर भोजपुरी का शेक्सपियर भी इनको आप कह लीजिए। इनको क्या कहा जाता है? इनको भोजपुरी का, है ना, भोजपुरी का पिता, है ना, जन्मदाता बोलिए, पितामह बोलिए, या साथ में इसको शेक्सपियर भी, भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर कौन है? तो ये हैं भिखारी ठाकुर जी, ठीक है। आपने लौंडा नाच सुना होगा, इनको, उसको प्रसिद्ध बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बाकी जो भोजपुरी संगीत है उनमें इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है, तो संगीत हो, डांस हो, हर चीज़ में। अगला सवाल है, अगला सवाल है शारदा सिन्हा किस गायन में प्रसिद्ध है? तो भाई ये तो सबको पता होगा, लोक गायन में इनका विवाह और छठ का गीत कौन नहीं सुना होगा भाई। अगर आप बिहार से नहीं भी हैं तब भी आपने सुना होगा। विवाह और जो छठ के गीत हैं इनसे बेहतर कौन ही गा सकता है। तो छठ, विवाह गीत और छठ गीत जो इनका सबसे प्रसिद्ध है, इनको जो है पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, शारदा सिन्हा को पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा है, भोजपुरी गायन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये तो छपरा है। छपरा भोजपुरी गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। ये बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ये डॉल्फिन आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये डॉल्फिन, इसको कहा जाता है सूसू, इनका नाम है, ठीक है। तो सूसू इसको कहते हैं। ये आपको यहाँ, इसके अलावा जो ये गंगा डॉल्फिन है, ये आपको ब्रह्मपुत्र जो है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और आपका चंबल जो नदी है, इसमें भी आपको जो है गंगा डॉल्फिन देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक गंगा डॉल्फिन जो रिजर्वायर है, ठीक, जो है बेसिकली कहिए कि, है ना, ये क्या कह सकते हैं उसको, है ना, मतलब गंगा डॉल्फिन को लेकर के जो है विक्रमशिला में जो है ये एक बनाया गया है, संग्रहालय कह लीजिए उसको, ठीक है, वो भी बनाया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर है? तो ये नदी तो सोन नदी है, ठीक है। सोन नदी पर जो है वो बिहार में सबसे लंबा जो है आपको रेलवे पुल दिख जाएगा। वो कहाँ दिखेगा आपको? तो बिहार की सोन नदी पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको जेपी सेतु भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जेपी सेतु, जयप्रकाश नारायण, हमने जेपी के बारे में पढ़ा था, तो इसको जेपी सेतु भी कहते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल है
कि अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो भारत में सबसे जो लंबा रेल पुल है उसको बोलते हैं बोगा। अगर हम देश की बात करें, देश में सबसे लंबा जो है तो वो आपका हो जाएगा बोगीबिल, है ना, इसको बोलते हैं बोगीबिल ब्रिज, ठीक है। तो बोगीबिल ब्रिज जो बोलते हैं ये असम में है, ठीक है, ये कहां पर है, तो बोगीबिल ब्रिज जो है ये असम में है और ये भारत का सबसे, है ना, लंबा रेलवे पुल है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा हो जाएगा, अगला सवाल है मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी, ये तो बिहार है। पूरे बिहार में, भारत में अगर देखें तो 90% मखाना यहीं से प्रोड्यूस होता है और पूरे देश, मतलब देश के अलावा विदेशों में भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। बिहार के किस स्थान से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, ये तो बहुत सबको पता है कि चंपारण सत्याग्रह से ही महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। 1917 में उन्होंने चंपारण वो आए थे, पश्चिम चंपारण, मतलब जो चंपारण बेसिकली अब तो पश्चिम पूर्वी है, तो पहले चंपारण ही था। और यहाँ पर जो हम सबको पता है कि राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर जो है ना वो बिहार आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी किसानों से, उसके विरोध में यह आंदोलन किया था। ये उनका पहला आंदोलन था और वो भी सफल आंदोलन रहा था। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की जो कर्म, मतलब शुरुआती, है ना, जो है जगह है वो यही है आंदोलन का। नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित किससे, तो पहले भी आ चुका है, ये बौद्ध धर्म से, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सम्राट अशोक संबंधित थे, ये किससे संबंधित है, तो इनका संबंध मौर्य वंश से था, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है सोनपुर में। सोनपुर मेले के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा गया, देखिए ये कहा गया था पटना को, पटना को ही अजीमाबाद का नाम दिया था, ये औरंगजेब, है ना, औरंगजेब ने इसको ये नाम दिया था, ठीक है। तो औरंगजेब, ये भी नाम परिवर्तन में बहुत आगे थे, ठीक है। तो औरंगजेब जो है उन्होंने ये नाम दिया था। बिहार राज्य की प्रमुख प्राकृतिक आपदा जो है, ये तो सबसे बड़ा यहाँ बाढ़ है। आपको पता है बिहार में सबसे जो बड़ी तबाही वो बाढ़ के कारण होती है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, तो ये आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत, क्योंकि ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड सारे डिस्कशंस आपको पहले वाले वीडियोज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपका समय नहीं खराब करूँगा, जो चीज़ें ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस्ड है, ठीक है। तो वो भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य स्थित है, तो ये मैदानी क्षेत्र है। ऑब्वियसली जो गंगा का मैदान यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र में ही आएगा, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है कौन सी भाषा, ये भाषा है भोजपुरी, सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। किस पर्व के लिए बिहार प्रसिद्ध है, कौन से पर्व के लिए, ये तो पर्व है आपका छठ पूजा। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी, देखिए ये शुरू करने वाले थे सैयद इमदाद अली भाई साहब, है ना। तो सैयद इमदाद अली जो है उन्होंने बहुत पहले 1868 ईस्वी में जो इसको शुरू किया था, तो 1868 में ये शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, तो बिहार का अगर बात करेगा तो द बिहार हेराल्ड है, ठीक है। ये बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसको शुरू किया था 1875 में, 1875 में इसको शुरू करने वाले थे गुरु प्रसाद सेन। किसने शुरू किया था, तो इसको शुरू किया था गुरु प्रसाद सेन ने, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। ये दोबारा ये सवाल भी आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन क्रॉनिकल हो या फिर आपका द मदरलैंड हो, बिहार स्टैंडर्ड हो, ये सब अखबार यहाँ पर छपे थे, तो इनका नाम भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत रत्न के साथ साथ जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, तो ये हैं जेपी भाई, ठीक है। तो इनको जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है और इनको भारत रत्न जो है इनको 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया था। रमन मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो इनको बहुत पहले 1965 में ही दिया गया था। अच्छा, आप लोग बताएंगे रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन देता है, ठीक है, कौन सा देश देता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। और आई थिंक कि हाँ, ये सारा हमने जो इसमें लगभग 70 क्वेश्चंस अराउंड कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है बिहार से संबंधित क्वेश्चन जो है इस सीरीज में हमने 3 वीडियो देखा। और भी वीडियोस आएंगे जो बीपीएससी में बिहार से सवाल पूछे गए, उसकी वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। बाकी बिहार के एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है।
अब आपकी ड्यूटी है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो चूँकि कंटेंट को लेकर के लगातार ही मेहनत की जा रही है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सभी के वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों में से कोई जो पूर्णिया जिला या आसपास के क्षेत्रों में रहता है और आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रथम क्लासेस में जो है, ठीक है, ये आपका 31 यानी कि आज से ही जो एक तरह से 31 जैन से जो है वो बैच शुरू हो चुका है, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद भी और बैचेस शुरू होंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा। बाकी जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, आप इंस्टाग्राम है ना, और आप यूट्यूब पे तो आप जुड़े हुए ही हैं, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम, उस पर जुड़ जाइए, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम प्रथम क्लासेस के नाम से है, सारे PDF वहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए और अच्छी तैयारी करते रहिए। जो भी हमसे संभव होगा हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।